आज के समय में भागदौड़ भरी ज़िंदगी, थकावट के साथ बीमारियाँ, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि पहले के समय में लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा रहता था और काम बहुत कम। लेकिन आज के समय में लगातार लोग कमाने के चक्कर में या फिर भरण पोषण के लिए लगभग 24 घंटों तक काम करते हैं, उसके बावजूद भी परिवार को सही तरीके से नहीं चला पाते हैं। थकावट और थकावट के बाद बीमारियाँ, उसके बाद हॉस्पिटलों के चक्कर, और कहीं ना कहीं इंसान इस कदर हॉस्पिटलों के चक्कर में परेशान हो जाता है कि कभी उस व्यक्ति की जान चली जाती है या फिर इतना ज़्यादा खर्चा मेडिकल में आ जाता है कि वो उन खर्चों को कर नहीं पाता और अपनी ज़िंदगी को गंवा बैठता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त जब हम बैठे हैं तो आप हमारे चारों साइड का एक माहौल देख सकते हैं, गार्डन जैसा है। तो शायद बैकग्राउंड देख के ही समझ में आ गया होगा कि आज का विषय क्या है और किस तरीके की बात करने वाले हैं। तो जिस तरीके से दुनिया 21 जून को विश्व योग दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं भारतवर्ष का है। हमारे साथ में डॉक्टर हेमिल पटेल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के हमारे शो में। नमस्कार। आपको बता दें कि डॉक्टर हेमिल जी एक डॉक्टर ऑफिसर, अपना मेडिकल ऑफिसर भी हैं, पार्टी में कार्यरत हैं और साथ ही साथ योगा के फील्ड में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो हम चाहेंगे कि योग दिवस से पहले खाली एक दिन का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो ना मनाया जाए। लोग अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी को सही से चलाने के लिए, अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए कहीं ना कहीं योग करें। तो सर, सबसे पहला सवाल एक कॉमन सा रहेगा कि योग है क्या? नमस्कार, मेरा परिचय विनय जी ने दिया। मैं चिकित्सक हूँ, आयुर्वेदिक चिकित्सक, पार्डी में कार्यरत हूँ। हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वहाँ पे। तो योग जो है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि 2015-21 जून को योगा दिवस चालू हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चालू किया था और अभी 2025-21 जून को फिर से योगा दिन आने वाला है। तो 10 साल ख़त्म हो गए हैं। तो 10 साल जो ख़त्म हुए हैं, उस संदर्भ में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने ये 10 साल ख़त्म हुए उसके मनाने के लिए उन्होंने कोशिश की है कि योगा दिन जो 21 जून को है, उससे पहले के 100 दिन में ऐसे सब कार्यक्रम किए जाए, जैसे लोगों में जिससे जागरूकता हो योगा के प्रति। इसलिए हम काफ़ी कार्यक्रम कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर, योगा को लोगों में जागृति लाने के लिए। तो आपने जैसे पूछा कि योग क्या है, तो योग जो है, योग युज्यते इति योगा, ऐसा कहा गया है संस्कृत में, पतंजलि में। तो योग जो जोड़ने का काम करता है, शरीर और मन को जोड़ने का काम करता है, मन और परमात्मा को आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का काम करता है। योग जो है शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक तरीके से जीवन जीने की कला सिखाता है। तो योग हमारे रोजिंदा जीवन में उसको लाना चाहिए। जैसे हम दैनिक क्रिया हमारी रोज़ की करते हैं, ऐसे ही योग को भी लाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मानसिक तरीके से हम निर्भर नहीं रहेंगे, बलवान रहेंगे और स्ट्रेस भी कम होगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो योग यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि योग मन और शरीर को जोड़ने का काम करता है, जिसे योग कह सकते हैं। जिस तरीके से बताया आपने कि 2015 से इसकी शुरुआत हुई और लगभग 2025-21 जून में 10 वर्ष हो जाएंगे। क्या लगता है, देश में या फिर दुनिया के अंदर लोग आए दिन योग करते हैं क्या? हाँ, करते हैं। जब से योगा स्टार्ट हुआ है, योगा डे स्टार्ट हुआ है, मैंने जैसे कहा 2015 से, तब से धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ ही जा रही है। और हम देख रहे हैं कि हर साल हमारे प्रधानमंत्री जी भी योगा डे में इन्वॉल्व होते हैं। काफ़ी हम स्टेट की बात करें तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं योग में। विश्व ने योग को स्वीकारा है, आवकारा है उनको। और हम देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है, वो उसने भी साइंटिफिक तरीके से योग को इन्वॉल्व किया है। और प्रशिक्षण में भी अभी काफ़ी शिक्षित जो क्लासेस है, जो स्टूडेंट के लिए भी प्रशिक्षण में भी उसको इन्वॉल्व किया गया है। तो मेरा मानना है कि योग ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा, पतंजलि जो है हरिद्वार में, वहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी बाहर के विश्व के और लोग भी योगी की तरफ जुड़ रहे हैं, योग की तरफ जुड़ रहे हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति है, विदेश के लोग, तो वो भी योगा की तरफ जुड़ रहे हैं। तो मेरे मानने से तो योगा बढ़ ही रहा है, दिन बर दिन लोगों में आ ही रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग का उपयोग कर रहे हैं और स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखा गया है, अधिकतर के लोग जब 12-12 घंटे नौकरियां करते हैं, सुबह सो के उठे तो उनको सबसे पहले अपने घर के काम और नौकरी पर चले जाना, फिर रात में लौट के आना, वो किस तरीके से योग कर सकते हैं? हाँ, मैं वो बात पे आपको ले जाऊंगा कि ऐसा कहा गया है कि योग सुबह ही करना चाहिए।
लेकिन जैसे आपने कहा लोग 12 घंटे काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप शाम को भी कर सकते हो, और योग शाम को भी कर सकते हो, अगर अनुकूल हो तो सुबह भी कर सकते हो। और मेरा मानना है, आप जो कह रहे हैं कि 12 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो काम का मतलब क्या रहेगा। तो उसके लिए हम कम से कम आधा घंटा या 25 मिनट तो योग के लिए निकाल ही सकते हैं। जैसे कहा गया है सुबह में करना चाहिए, अनुकूल नहीं हो तो शाम को करना चाहिए, भूखे पेट करना चाहिए, या तो अगर भोजन लेके करना पड़े, ऐसी परिस्थिति हो आपके पास समय न हो तो भोजन के 3 घंटे बाद आप कर सकते हो। अच्छी जगह, स्वस्थ जगह पे करना चाहिए, स्वच्छ जगह, जो साफ़ सुथरी जगह हो ऐसे जगह पे योग करना चाहिए। अच्छे कपड़े, मतलब ढीले कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहन के योग करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है, बेसिक चीज़ें हैं जिसमें करना चाहिए। लेकिन आपने जो कहा, लेकिन हमारे शरीर के लिए तो हमें ही समय निकालना पड़ेगा। लेकिन देखा गया जैसे कि योग चलते चलते 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक क्या लगता है आपको कि इतनी अवेयरनेस लोगों में आई है, इतनी जागरूकता आई है योग को लेकर? क्योंकि आप चाहे यहाँ का गार्डन देख लो या वापी में जो भी थोड़े बहुत गार्डन हैं, एक तो गार्डनों की सुविधा नहीं या टहलने के लिए अधिकतर जगह नहीं है, तो लोग किस तरीके से योग कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, किस तरीके से करना चाहिए योग? हाँ, तो आपने जैसे कहा जागरूकता तो आई है योग में, वो तो डेफिनेटली, क्योंकि मेरा फील्ड ये है तो मैं घूमता हूँ, देखता हूँ, तो जागरूकता तो आई है। अभी हम घर पे भी योग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हमें योग करने के लिए एक स्वच्छ साफ़ जगह चाहिए, एक आसन चाहिए, अच्छे स्वच्छ कपड़े चाहिए। और जैसे आपने कहा गार्डन में लोग टहलते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन योगा नहीं देखा जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि योगा नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ये भी देखा है, आपको बताऊँ कि लोग फीस खर्चा करके सुबह योगा क्लासेस में जाते हैं, ये भी मैंने देखा है। तो ऐसे हम देखें तो जिनको करना है योग वो करते ही, कहीं से भी टाइम निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, अभी भी थोड़ी बहुत जागरूकता जो है वो कम तो दिखती है। जैसे ये नेचुरल प्लेस है, वहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे होना चाहिए योगा, ग्रुप होने चाहिए, तो वो नहीं, थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन हम वही प्रयत्न करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग में जुड़े। तो हम घर पे भी कर सकते हैं योग, योगा क्लासेस भी जो कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, घर पे जब हम शुरुआती समय में योग करना शुरू करते हैं तो काफ़ी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है, जिससे हमें इंजरी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो योग्य मार्गदर्शक के अंडर में ही योग शुरुआत करना चाहिए। बिल्कुल उसी चीज़ पे आ रहा था मैं। जैसे कि देखा जाए कि ठीक है, अब लोगों को योग समझ में आ गया कि योग क्या है, लेकिन कौन सा योग करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और क्या क्या उसके तरीके होते हैं करने के। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अधिकतर हमें जो चीज़ नहीं पता हम करने जाते हैं, कई बार बॉडी के अंदर उसका इफ़ेक्ट भी पड़ता है। तो लोगों को किस तरीके से योग करने चाहिए और उनको ये जानकारियाँ किस तरीके से मिलेंगी? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि काफ़ी इंजरीज देखने को मिलती है, क्योंकि लोगों को योगा किस तरीके से करना है वो पता नहीं होता है। तो मैंने कहा ऐसे कि पहले तो योगा आप शुरुआती टाइम में जब सीखते हो, करना तो कोई अच्छे मार्गदर्शक योगा ट्रेनर के अंडर में सीखे। फिर एक बार सीखने के बाद आप खुद से कर सकते हो। दूसरी बात, अगर घर पे भी आप करने के लिए ट्राई करते हो तो सबसे पहले डायरेक्ट योगा पे मत जाइए। सूक्ष्म क्रिया जो आती है, सूक्ष्म व्यायाम जो आता है वो करना पड़ता है, जिसके जैसे कि आपने ये कर दिया, हमारा सिंपल सा जॉइंट, शोल्डर, ये सब पहले स्ट्रेचिंग वगैरह करना पड़ता है। आप सीधे ही योगा पे जाओगे, आप कितने सालों से ऐसे ही बैठे हो, काम कर रहे हो, आराम कर रहे हो, और सीधे दूसरे दिन से योगा पे चले जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इंजरी होने का चांसेस है, मसल स्ट्रेनिंग में मसल पेन होने का चांसेस है, काफ़ी टाइम कुछ गंभीर इजाएँ भी हो सकती है। तो सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करना चाहिए। और हमारे योगा डे जब स्टार्ट हुआ तो भी एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है, योगा का प्रोटोकॉल, उसमें दिया ही हुआ है 5-6 सूक्ष्म क्रिया दी हुई है, हाथ के लिए, पैर के लिए, कमर के लिए। तो उससे आपको स्ट्रेनिंग मिल जाती है, स्ट्रेचिंग मिल जाती है। फिर उसके बाद नॉर्मल से योगा दिए हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, सबसे पहला है वृक्षासन, फिर है ताड़ासन है, और बाद में जाओगे तो पद्मासन है, वज्रासन है। तो नॉर्मल ऐसे स्टार्ट होते हैं योग, धीरे 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 करके, जैसे कि आपको इंजरी नहीं हो। अभी आप डायरेक्ट शीर्षासन करने जाओगे, पैर नीचे, सर नीचे और पैर ऊपर, तो तकलीफ होगी। वो तो काफ़ी एक्सरसाइज, काफ़ी स्वाध्याय, मतलब काफ़ी वो करने के बाद आता है, प्रैक्टिस करने के बाद आता है। तो वो डेफिनेटली आपको योगा मार्गदर्शक के इंस्ट्रक्शन के अंदर में काम करना चाहिए। और नॉर्मली, और आजकल तो हम देखते हैं कि काफ़ी वीडियोस भी हमें मिल जाते हैं इजीली, तो वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी का भी बहुत बड़ा योग है, तो वो भी करते रहते हैं वो यूट्यूब पे, तो उनको भी हम फॉलो करके कर सकते हैं। इंजरी, और एक बात वो जो आपने बताया कि हार्ट के पेशेंट हो, हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, तो उनको काफ़ी तकेदारी से करना चाहिए योग।
काफ़ी टाइम योग करते समय नए हो तो चक्कर आना, श्वास बढ़ जाना या फिर डिहाइड्रेशन हो जाना, ऐसी चीज़ें होती है, तो तभी हमें रुक जाना चाहिए और अपने श्वास को नॉर्मल होने का इंतज़ार करना चाहिए। और जो रोगिष्ठ है, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एज वाले हैं, उनको तो काफ़ी आराम से ही योगा करना चाहिए, ये मेरा कहना है। और जैसे लोग योग करना भी चाहते हैं और उनको पता नहीं किस योग से फ़ायदे क्या हैं, तो किस तरीके से वो आप तक पहुँचे, या फिर जैसे गुजरात गवर्नमेंट के लोग जो यहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं योग अधिकतर देखा जाता है चलते रहता है, तो क्या इस तरीके का कोई एरिया है जहाँ पर डे योग कराया जाता है? हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो आयुष डिपार्टमेंट है, उनमें टोटल 29 डिस्पेंसरीज है, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी। तो उसमें से हेल्थ वेलनेस सेंटर है, जो जिनको हेल्थ वेलनेस सेंटर दिया हुआ है, वहाँ पे 2 योगा ट्रेनर है, एक मेल और एक फीमेल। तो वहाँ पे जाके आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं कि कौन से डिसीज़ में कौन सा योग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी मैं आपको वापी के बारे में बताऊँ तो वापी में एक डिस्पेंसरी है, सलवाव में है, सलवाव नवी नगरी ऐसा कुछ है, वहाँ पे एक डिस्पेंसरी है आयुर्वेदिक, वहाँ पे 2 योगा ट्रेनर है। पार्डी में है, मेरा है खुद का, आपका उमरगाम में भी मिलेगा, धोड़ीपाड़ा, माणिकपुर, तो वहाँ पे भी है, नारगोल में भी है। नारगोल में बहुत अच्छा योगा होता है, मैंने देखा है, समंदर किनारे योगा ट्रेनर बहुत अच्छा। एक्चुअली आज मैं वो योगा ट्रेनर को लाने ही वाला था यहाँ पे, लेकिन वो उनका बिजी शेड्यूल की वजह से मैं ला नहीं पाया। तो वहाँ से आप योग के लिए माहिती ले सकते हैं। फिर भी मैं कुछ चीज़ें बताऊँ तो आप बुक से भी ले सकते हैं, योगा की जो बुक्स आती है, वो पैम्पलेट्स भी है, वो आप सलवाव डिस्पेंसरी पे जाओगे तो वहाँ पे आपको पैम्पलेट्स भी मिलेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि कौन से योग कौन से रोग में काम करते हैं। काफ़ी बार हमने देखा है कि काफ़ी लेडीज़ ट्रेनर हैं वापी के अंदर, गुजरात राज्य योग बोर्ड करके है, उनका कैसा सिस्टम है? गुजरात गवर्नमेंट के थ्रू है, किस तरीके से लोग के कई जगह पे कैंप देखे जाते हैं योग वगैरह के चलते रहते हैं? हाँ, उनका गुजरात गवर्नमेंट के थ्रू है और उनका बहुत ही अच्छा, बहुत ही योग ट्रेनर है, क्योंकि हमने भी उनके साथ काम किया है। उनके जहाँ जहाँ हॉल वगैरह जो है वलसाड़ में है, वापी में मुझे ज़्यादातर ध्यान नहीं आ रहा है अभी, लेकिन तो उनके पास भी आप कर सकते हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। योगा बोर्ड जो है वो कंपटीशन भी रखते हैं योगा के, और अलग अलग तरीके से योग को लोगों में लाने के लिए अलग अलग चीज़ें करके वो काम करते हैं योग के बारे में। कितना फ़र्क पड़ता है योग करने वाले व्यक्ति के अंदर और ना योग करने वाले के अंदर? अधिकतर देखते हैं कि हॉस्पिटलों में आए दिन लाइनें तो लगी ही रहती हैं, आप कितना भी देखो, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे योग भी करते हैं, बट शायद हॉस्पिटल कहीं ना कहीं उनको भी जाना पड़ता है। तो क्या अंतर दिखता है कि जो लगातार योग करते हैं और जो नहीं करते हैं, कितना डिफरेंस रहता है दोनों के बीच? जो लगातार योग करते हैं वो उनको आप देखोगे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका कॉन्फिडेंस, उनका मेंटली कंट्रोल, उससे ही आपको पता चल जाएगा। ऐसे लोगों को देखने से ही, योग जो करते हैं उनका पोस्चर देखोगे तो उससे ही पता चल जाएगा कि वो कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि योग जो लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि योग सिर्फ साधु संतों के लिए है, योग सिर्फ खूबसूरती के लिए है, योग सिर्फ एक एक्सरसाइज व्यायाम ही है, योग सिर्फ एक चिकित्सा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग एक हमारा दैनिक जीवन में लाने की चीज़ है। जैसे हम सुबह उठ के नहाते हैं, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में योग को लाना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा, काफ़ी बार ऐसा होता है कि योग करने के कुछ तरीके में गलती हो, तो उसकी वजह से आपने जो कहा कि योग करते हो फिर भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो ऐसा भी हो सकता है। और काफ़ी बार देखा है कि योग के साथ कुछ और चीज़ें भी है लोगों में, बैड हैबिट्स, तो उसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। भले वो योग करते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जो बंद नहीं कर रहे, तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं जाऊंगा 100 में से 70% लोग, 80% लोग जो योगा करते हैं वो लंबा जीते हैं, उनको रोग नहीं होते। मोस्टली सेल्फ डिसऑर्डर जो भी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड हो गया, अस्थमा हो गया, तो उनमें तो राहत मिलती ही है योग से। और आपने तो कहा हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, लेकिन मेरा मानना है कि कम लोग जाते हैं। जो योगा करते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। दैनिक जीवन के लिए कौन कौन से योगा ज़रूरी है? दैनिक जीवन के लिए मैंने कहा ऐसे कि प्रोटोकॉल में दिया ही हुआ है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिससे हमारे सब बॉडी पार्ट्स है वो स्ट्रेचिंग हो जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे वृक्षासन, करेंगे ताड़ासन, करेंगे। वृक्षासन जो है वो हमको काफ़ी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, जो एकाग्रता बढ़ाता है, उनका ध्यान बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, मेंटली स्टेबल रखता है वृक्षासन। ताड़ासन है वो भी बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि ताड़ासन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हाइट बढ़ने का चांस रहता है, तो वो हम कर सकते हैं। पद्मासन बेस्ट है सबसे, पद्मासन में बैठना, कोई भी आसन पद्मासन में ही होता है, तो पद्मासन एक रूटीन में करना चाहिए। और वज्रासन,
इतने आसन है विनय जी, उसमें एक ही वज्रासन ऐसा है जो आप खाने के बाद कर सकते हो। बाकी सब आसन क्या फ़ायदे, खाने के बाद किस तरीके से उसको करना चाहिए और फ़ायदा क्या है उससे? वज्रासन खाने के 5 से 10 मिनट बाद आप करो 5 मिनट के लिए, तो आपका पाचन शक्ति बहुत अच्छा चलता है और आपका डाइजेशन अच्छा होता है। इसलिए वज्रासन को खाने के बाद करने के लिए कहा गया है। लेकिन 5 मिनट आप कर सकते हो, मैक्सिमम 5 मिनट तो बैठ भी नहीं सकते वज्रासन में। जो प्रैक्टिस करते हैं डेली वो ठीक है, 7-8 मिनट बैठ सकते हैं, तो 5 मिनट तक वज्रासन करना चाहिए। आज हमारा योग पर चर्चा है, तो एक चीज़ और भी काफ़ी मतलब डराने वाली है कि वलसाड़ ज़िले के अंदर जो एक क्राइटेरिया बताया गया, लगभग 79% युवाओं का डायलिसिस होता है। हाँ, और शायद ये भी है कि बाहर खाने की वजह से होता है, ऑयली चीज़ों की वजह से। तो डायलिसिस ना हो और लीवर किडनी अच्छी रहे, उसके लिए कौन सा योग सबसे बढ़िया? लीवर किडनी अच्छी रहे उसके लिए शलभासन योग बहुत ही अच्छा है। जिससे शलभासन में आपको अभी तो कर नहीं सकता, लेकिन जो पीठ आसन 4 तरीके से किए जाते हैं, एक खड़े हुए, एक बैठे हुए, एक सीधा लेटे हुए और एक उल्टा लेटे हुए, 4 प्रकार के आसन होते हैं। तो ये जो शलभासन है ये उल्टा लेट के करना होता है, उल्टा लेट के पैर को पीछे से ऊपर करना होता है, तो उसे शलभासन कहते हैं। उससे क्या होता है कि लीवर किडनी पे जोर आता है, उसकी एक्सरसाइज होती है, तो वो डायलिसिस के लिए वो अच्छा है। शलभासन लीवर और अपने जो कहा किडनी के लिए बहुत अच्छा आसन है। कई बार ऐसा भी बताते हैं कि कुछ योग ऐसे भी रहते हैं, जैसे कई बच्चों के अंदर शायद दिमाग की कमी रहती है, फिर थोड़ा स्लो उनका माइंड वर्क करता है, उनके लिए कौन सा योग जरूरी है? उनके लिए पहले तो आसन के बाद हम थोड़ा प्राणायाम की तरफ भी जाएंगे, तो ध्यान मेडिटेशन भी ठीक है। लेकिन बच्चे छोटे हैं, उनको पता नहीं रहता है, तो उनके लिए हम जो मैंने बोला वृक्षासन एक बहुत ही ज़रूरी है मेंटल स्टेबल के लिए, तो उनके लिए वृक्षासन है ज़रूरी। जिस तरीके से और भी चीज़ें देखी जाती हैं कि लोग योग को समझ नहीं पाते। अभी जैसे बताया, अपने पहले भी आपसे पूछा कि लोग कहते हैं कि योग चल रहा है अपना, कई बार हमने भी कई जगह जाकर देखा है। तो कोई ऐसी एक योजना बन सकती है कि लोग दिन में अगर जो योग करना चाहें, जैसे कि 21 जून के समय में हमने भी शुरुआत की थी ज्ञानधाम स्कूल से, कई सोसाइटियों में भी जाके हमने योग सिखाया है, तो लोगों को अच्छा लगता है। और जैसे बताया आपने कि योग काफ़ी अच्छा भी है और रिलैक्स फील भी होता है। मॉर्निंग में आप सुबह जल्दी उठोगे, योग करोगे तो काफ़ी अच्छा फील होता है। लेकिन होता ऐसा है कि कहते हैं ना कि एक टीचर, जैसे आपने बताया कि कोई अच्छा जानकार उसके लिए होना चाहिए, जब वो नहीं मिल पाता तो लोग योग कर नहीं पाते हैं। तो कोई एक ऐसी सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा या फिर अपने यहाँ जो लोकल में जो लोग हैं, आप हैं या और भी लोग हैं, कुछ ऐसी सुविधा कर सकते हैं कि दैनिक मॉर्निंग में कहीं पे एक ऐसा जगह बनाया जाए जहाँ पे लगातार योग होता रहे? हाँ, तो मैंने आपको बताया जैसे जो आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर है, वहाँ पे योगा ट्रेनर है, वहाँ पे आप डेली योगा ट्रेनर के अंडर में कर सकते हैं। और जब आप 30 दिन 45 दिन योगा ट्रेनर के अंडर ट्रेन करेंगे तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो खुद से फिर योगा कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। बाकी जो आपने बताया गुजरात योग बोर्ड है, उनके सेंटर पे जाके आप योगा कर सकते हो। और प्राइवेट तो है ही, जो मैंने कहा फीस दे के भी कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें हेल्थ वेलनेस सेंटर में आपको योगा ट्रेनर मिल जाएंगे जहाँ पे आप योग कर सकते हो। योग के कई क्राइटेरिया भी होंगे, जैसे बच्चे हैं उनके लिए अलग होगा, यंग है उनके लिए अलग होगा, जो बड़े हैं उनके लिए अलग होगा, जो बुजुर्ग टाइप के लोग हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा योग किस उम्र में करना चाहिए, ऐसा भी कोई क्राइटेरिया होता है? बच्चों के लिए मैं कहूँगा आपको कि 18-16 साल के बाद जो है वो आप सभी योगा कर सकते हो। और उसके नीचे जो है 15 साल के नीचे के बच्चे हैं, उसमें कुछ योगा जो है नॉर्मल योगा ही करना चाहिए, जिसमें बच्चे छोटे बच्चे हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो नाजुक होता है, तो कुछ ऐसा योगा नहीं करना चाहिए कि जिससे उनके बॉडी स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम हो। और बुजुर्ग जो है उसमें मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ डिजीज़ वाले बुजुर्ग है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो उनको जो भी नॉर्मल योगा है वही करना चाहिए। और जो मिड एज वाले हैं, जो युवा है, वो सभी योगा कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि वृद्ध, बालक और युवा सभी के लिए योगा है। योगा कोई जाति, धर्म या उसके लिए भी, सबके लिए योगा है, सब कर सकते हैं। और जिस तरीके से बताया गया योग के बारे में कि आज के समय में लोगों के अंदर देखेंगे तो तनाव काफ़ी ज़्यादा रहता है, टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं या खुद के माइंड को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अपने देश के अंदर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर, शायद अपने देश के अंदर जो अनुमानित आंकड़े हैं कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ युवा देश कहा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा युवा सुसाइड भी करते हैं। कारण क्या रहता है कि वो शायद अपनी सोचने समझने की क्षमता को खो देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे लोग अपने दिमाग को स्थिर रख सके, उनके लिए कौन सा योग? उनके लिए हम पहले तो करेंगे कि मेडिटेशन करेंगे, ध्यान। योग अष्टांग योग कहा गया है। अष्टांग योग में 8 चीज़ें हैं, यम,
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। उसमें सबसे नीचे वाला जो है ध्यान, वो बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन ऐसी चीज़ है विनय जी कि उसको डेली करना और अच्छे से करना बहुत ही टफ टास्क है। तो मैं बोलूँगा कि मेडिटेशन करना चाहिए, उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम जो है कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और हमारा भ्रामरी प्राणायाम, ये सब प्राणायाम करने से स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो आसन जो स्ट्रेस रिलीफ के लिए आसन तो है ही, लेकिन ज़्यादातर मैं भार रखूँगा प्राणायाम के ऊपर और मेडिटेशन के ऊपर, जिससे हम हमारे विचारों को कंट्रोल कर सकें। मेडिटेशन जैसे आपने बताया, तो मेरा पर्सनल भी अनुभव, कई लोग बताते हैं जब मेडिटेशन पे लोग बैठते हैं किस तरीके से बैठना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है मेडिटेशन पर लोग बैठते हैं तो या तो उनको घबराहट होने लगती, चक्कर आने लगते, आंख बंद करते हैं तुरंत आंख खोल लेते हैं। तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए मेडिटेशन की, जैसे शुरुआत में जिसको बैठना है, जिसको नहीं पता है, या वो बैठने की कोशिश करता है तो एकदम अंधेरा छा जाता है या फिर अलग अलग विचार आने लगते हैं, तो शुरुआत किस तरीके से मेडिटेशन करनी चाहिए? तो मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन करने के लिए पहले तो पद्मासन में बैठना चाहिए, अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हो तो, नहीं तो नॉर्मल जो हम बैठते हैं पलाठी करके ऐसे बैठ सकते हैं। और दूसरी बात, मेडिटेशन करना तो शुरुआत से ही ऐसे नहीं कि मैं 5 मिनट कर लूँ, 10 मिनट करूँ, वो कर ही नहीं पाएंगे, हम इतना कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले दिन से 1 मिनट करो, आधा मिनट करो, ऐसा करना चाहिए। कभी कभी आंख बंद करने से घबराहट वो शुरुआती समय में होगा आपको, क्योंकि इतने सारे थॉट है हमारे दिमाग में। कल अभी आप सुबह मेडिटेशन करोगे तो कल का तो है ही दिमाग में, पूरे दिन का आप सोच रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सब चीज़ पे कंट्रोल करना है। तो धीरे धीरे होगा, पहले दिन 30 सेकंड करो, फिर 45 सेकंड करो, फिर 1 मिनट करो, ऐसे करके। और अगर ज़्यादा ऐसा हो तो अच्छा कोई म्यूज़िक भी सुन के आप साथ में मेडिटेशन कर सकते हैं। नॉर्मल म्यूज़िक, स्लीपिंग म्यूज़िक नहीं, जो एकदम साइलेंट म्यूज़िक होता है वो बैकग्राउंड में चालू रख के आप मेडिटेशन कर सकते हैं पद्मासन में। धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो उसका एक्सरसाइज से हैबिट हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे योग को लेके समाज को, देश को? योग को लेके जैसे मैंने पहले कहा कि ये 100 दिन का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है भारत सरकार आयुष मंत्रालय का, और हमारे गांधीनगर के आरोग्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नियामक श्री कचेरी आयुष और डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद डिपार्टमेंट वलसाड़ की मार्गदर्शन के अंदर ये जो चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट, काफ़ी हमने काम किया है विनय जी। अभी 7-8 दिन पहले मैंने ऑनलाइन एक लेक्चर भी रखा था मेरा, काफ़ी कॉलेज के स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा योग तरफ जाए। और हम काफ़ी क्लासेस स्कूल में भी जाके योगा करवा रहे हैं। तो यही कहूँगा कि योग सबको अपने जीवन में लाना चाहिए, रूटीन लाइफ में लाना चाहिए। योग के लिए 25 से 30 मिनट हर रोज़ निकालनी चाहिए। सब लोग कहते भी नहीं जी कि टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपने शरीर के लिए जो आपके पास टाइम नहीं हो तो फिर कितने भी पैसे कमाने के लिए आप टाइम निकालो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बॉडी होगा तो आप होंगे तो योग कर ज़िंदगी जी सकेंगे। तो योग डेली करना चाहिए, वही मैं कहूँगा लाना चाहिए जीवन में। और मार्गदर्शन योगा ट्रेनर के अंडर, मार्गदर्शन के अंदर करना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो योग की है वो मैं बताना चाहूँगा कि योग से हमारा मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और हमारा शरीर अच्छा रहता है। और एक सामाजिक तौर पर भी हम जब 50-20 आदमियों के बीच खड़े हो तो कुछ अलग ही हमारा इंप्रेशन रहता है योग। तो इसीलिए मैं कह रहा था, योग नहीं चिकित्सा है, योग नहीं व्यायाम है, योग नहीं सौंदर्य प्रसाधन के लिए, योग नहीं साधु संतों के लिए, योग सब मिला के है जो हमारे जीवन का जीने की कला सिखाता है। तो योग इसीलिए ज़रूरी है। और WHO ने भी, मैंने जैसे कहा, योग को प्रशिक्षण को लाया हुआ है विश्व में। तो योग डेली करो और स्वस्थ रहो, यही मेरा मैसेज रहेगा। जैसे 20-25 मिनट आपने कहा, या फिर लोगों के पास समय भी कम रहता है, तो 20-25 मिनट अगर वो योग करते हैं तो प्राणायाम या योग मिला के क्या क्या है अनिवार्य जो 20-25 मिनट में वो आसानी से कर सकते हैं और जो शरीर के लिए अच्छा भी है? तो जैसे मैंने बताया कि आसन के 4 प्रकार हैं, तो ऐसे पहले हम 4 आसन, खड़े रहने वाले 4 आसन कर सकते हैं डेली में। वृक्षासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, चक्रासन, कटी चक्रासन, वो अर्ध कटी चक्रासन, वो कर सकते हैं। फिर बैठ के वाले जो आसन है, पद्मासन आ गया, वज्रासन आ गया, मंडूकासन आ गया, सुप्त वज्रासन आ गया, जो रूटीन में सिंपल वो हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकते हैं। फिर शलभासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट आसन तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। डिफ़िकल्ट आसन तो वो लोग ही करते हैं जो एकदम उसमें एक्सपर्ट है और जो कंपटीशन के लिए भी जाते हैं। लेकिन हमारे रूटीन लाइफ के लिए हमें ये इतने आसन 12 से
16 आसन कंप्लीट है और 5 से 3 प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम हो गया, हमारा अनुलोम विलोम हो गया, उसमें विनय जी हार्डली 1.5 मिनट लगती है। अनुलोम विलोम कपालभाति आपने बताया, अनुलोम विलोम कपालभाति या भ्रामरी, कितने फ़ायदे हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं? अनुलोम विलोम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के सब डिसीज़ के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें हमें एक नोज़ बंद करके दूसरे से श्वास लेना, फिर उसको रखना, फिर वापस निकालना। तो जब भी हम उसको श्वास खींचते हैं और अंदर रखते हैं फिर निकालते हैं, तो उससे बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें फ़ायदा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीज़ जो है सर्दी ले लो, आप कफ ले लो, बुखार ले लो, सब रेस्पिरेटरी, श्वास जो अस्थमा है वो ले लो, तो उसके लिए अच्छा है। जैसे देखा गया कि सुबह सुबह लोगों को उठने में काफ़ी आलस महसूस होता है, या फिर उठते नहीं हैं, या फिर काम पे जाना है तो उठेंगे, नहाए धोए खाए पिए निकल गए। तो आलस को दूर करने के लिए किस तरीके से क्या? आलस को दूर करने के लिए मैं 2-3 चीज़ कहूँगा कि कितना भी काम हो रात को समय पर सोना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी को आराम मिले। 7 घंटे कैसे भी करके हमें आराम लेना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी खाना चाहिए। वो भी जल्दी अच्छा चीज़ है कि हम 7 साढ़े 7 बजे डिनर ले लें, फिर 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाए, तो आप सुबह आराम से उठ सकते। और मैं ये भी कहूँगा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि खाना आपने 7 साढ़े 7 बजे खा लिया, फिर आपने 2-2.5 घंटे निकाल दिए, अगर आप सोने से पहले स्नान करते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आलस से दूर करता है। आपको अच्छी नींद आती है और आलस से दूर होता है, सुबह आप एकदम अच्छे से उठ सकते हो। और खाने के कितने घंटे बाद सोना चाहिए? खाने के 1.5 घंटे बाद, 1.5 से 2 घंटे बाद। खाने के बाद कुछ प्रक्रिया है, कुछ करना चाहिए खाने के लिए? खाने के बाद वज्रासन आप करिए, फिर अगर आप वॉकिंग करते हो तो थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हो और फिर सो सकते हो। और मैं कहूँगा कि दोपहर के खाने के बाद कभी नहीं सोना चाहिए। दिन काम करने के लिए है, रात सोने के लिए है। जैसे आपने बताया कि लगभग 7 घंटे सोना चाहिए, और अपने देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लोग कहते हैं कि लगभग वो 3-4 घंटे ही सोते हैं। तो योगा करते हैं, लेकिन अंदर कभी भी ऐसी थकावट आज तक देखने को नहीं मिली इन सालों में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। ना कभी छींक, ना खांसी, ना जुकाम, ना बुखार, और सोते भी सबसे कम है जो बताया गया। तो कैसे पॉसिबल है ये? एक तो मैं बता दूँ योगा करते हैं, और दूसरी बात मैं बता दूँ, एक विल पावर होता है हर एक आदमी में। अगर आप सोचते हो कि मुझे उठना ही है, मुझे काम करना ही है, तो आलस कभी नहीं आती है। लेकिन आलस तभी आती है जब ये सब चीज़, विल पावर हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, वो आलस को दूर करती है। और आपको पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास बहुत विल पावर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। योगा में गुरु शायद सूर्य नमस्कार को कहते हैं। हाँ, सूर्य नमस्कार की बात मैं करने ही वाला था। सूर्य नमस्कार सबसे ज़्यादा जरूरी। अगर आप योगासन जो है प्रोटोकॉल के वो भी नहीं करो, लेकिन दिन में सूर्य नमस्कार भी करो तो बहुत अच्छी चीज़ है। सूर्य नमस्कार हमारे मन को मजबूत करता है। सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज़ है जिसमें बॉडी के सारे पार्ट्स को एक्सरसाइज मिल जाती है। एक सूर्य नमस्कार के अंदर 12 आसन आते हैं, शायद आपको पता होगा, आप शायद करते भी होंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है। और वो भी एक आसन से 12 आसन के 12 श्लोक है, जो सूरज भगवान के नाम है 12, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए। लेकिन सूर्य नमस्कार भी मैंने कहा ऐसे कि डायरेक्ट नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। डेली 1, 2, 3, 11 ऐसे धीरे धीरे होगा। बिल्कुल। जो सूर्य नमस्कार करते हैं तो उनको बाकी के जैसे आपने योगासन वगैरह बताया वो करना जरूरी है क्या? या अगर सूर्य नमस्कार कर लिए उन्होंने, तो 12 कर ली, या कोई 20 भी करता है, कोई 50 भी करता है। अभी मोदी जी के बारे में बताया प्राइम मिनिस्टर के लगभग डेली के वो 52 सूर्य नमस्कार करते हैं। तो अगर सूर्य नमस्कार कर लिए तो बाकी के योगासन जरूरी है क्या? कर सकते हो, बाकी योगासन भी करने ही चाहिए। लेकिन अगर समय नहीं है आपके पास, आप बिजी हो, तो सिर्फ सूर्य नमस्कार से आप कर सकते हो। नहीं तो जो प्रोटोकॉल में योगासन है वो, और सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, ये तीनों चीज़ों करनी ही चाहिए साथ में। एक आखिरी सवाल रहेगा कि आज के समय में जिस तरीके से अपनी पहले भी चर्चा हुई, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, दूसरा थकान, बीमारियां, आए दिन आप देखते होंगे हॉस्पिटलों में किसी न किसी की डेथ होती रहती है। शायद एज नहीं है लेकिन फिर भी वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। योग उनके जीवन में कितना ज़्यादा महत्व रखता है? एक्सीडेंटल तो एक ये अलग हो गया, लेकिन जो बीमार होकर कहीं ना कहीं दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, कितना ज़रूरी है योग? योग ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा ऐसे कि योगासनों से हमारी लाइफ की जो अवधि है, उम्र की अवधि है, वो बढ़ जाती है, आयुष्य बढ़ जाता है अगर डेली हम योगासन करें। ज़्यादातर जल्दी हमारा वृद्धत्व नहीं आता है योगासन। हम देखते हैं काफ़ी सेलिब्रिटीज़ लोग जो है
काफ़ी एज 50, 48, 52 एज में भी यंग दिखते हैं, तो उनका वही है रूटीन योगासन। उनके पास टाइम भी है और इकोनॉमिकली भी वो उसको वो कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं वही कहूँगा कि योगासन जो आपने कहा जल्दी डेथ हो रही है, उनको जो अगर योगासन करोगे तो आप काफ़ी बीमारियों से दूर रहोगे और आप लंबा जीवन जी सकते हो। जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है उनसे तो आप दूर रहोगे, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है जो जल्दी हमारा आयुष्य ख़त्म कर रहे हैं। भारत में डायबिटीज़ हाइपरटेंशन डेली उनकी मेडिसिन खानी ही पड़ती है। एक बार हो गए आपको तो मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ जीने के लिए योगासन ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर हेमल पटेल जी। जिस तरीके से बताया और दुनिया ने योग को माना कहीं ना कहीं, और दुनिया योग कर भी रही है, लेकिन जिस तरीके से बताया गया कि भारतवर्ष विश्व के अंदर योग लेकर गया और लोगों को जागरूक किया और लोग योग कर भी रहे हैं। कितना ज़रूरी है योग, ये आप देख ही सकते हैं कि जैसे बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बाबा रामदेव हैं, ऐसे कई नाम हैं जो सुबह सुबह लगभग 3:30-4 बजे उठ जाते हैं, और उनकी एज आप देखिए। तो कहीं ना कहीं योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ज़रूरी है, आप खुद के लिए और परिवार के लिए कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप ही नहीं रहोगे तो फिर कमाएगा कौन, रहेगा कौन। तो कहीं ना कहीं अपने लिए जो व्यक्ति 24 घंटे में 1 घंटे अपने लिए अगर वो नहीं देता, तो वो खुद अपने साथ और समाज के साथ और देश के साथ ये धोखा ही है। क्योंकि जब आप नहीं हो, कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई योगदान देश और राष्ट्र के लिए रहता ही रहता होगा। तो सर्वप्रथम आप सुबह का 1 घंटा नहीं तो कम से कम 30 मिनट यानी कि आधा घंटा अपने लिए निकालिए और योग करिए। हमारे चैनल के माध्यम से तरीके की खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते ही रहते हैं। और जल्द ही विश्व योग दिवस भी आने वाला है 21 जून को, और 25 तारीख को छरवाड़ा के अंदर एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है योग को ही लेके। तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं योग सिखाने वाले और योग करने वाले सभी एक जगह पर इकट्ठे होंगे, और कहीं ना कहीं वहाँ से आप सीख भी सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और लगातार अपने दैनिक जीवन में योग कर भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, और जुड़े रहिए आप हमारे साथ इसी तरीके की खबरों के लिए। देखते रहिए सालासर न्यूज़। धन्यवाद।